ठीक है, स्टार्ट विद द मटेरियल साइंस। पहली चीज आती है, सबसे पहली डेफिनेशन आती है फेज डायग्राम। सबसे पहली चीज जो हम पहले पढ़ते हैं इसमें, वो पढ़ते हैं फेज डायग्राम और फेज के बारे में। ठीक है, जनरली जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, तो फेज का मतलब क्या होता है, या हम कहते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इसको हम फेज मानते हैं। ठीक है, इसको हम फेज मानते हैं। जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हमें एक प्लाज्मा भी, स्टेट ऑफ मैटर जो होती है हमारी, उसी को हम फेज कह देते हैं। ठीक है, बट मटेरियल साइंस में क्या होता है, फेज की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। डिफरेंट होती है कि थोड़ी हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं और वहां पे हम देखते हैं कि फेज की डेफिनेशन क्या देनी है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज होमोजीनियस, इट इज डिफाइंड एज होमोजीनियस पोर्शन, ये फेज का, हाँ, homogeneous portion of system having uniform physical and chemical characteristics। having uniform physical and chemical characteristics। ठीक है, लिखा। अब अगर इन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो फेज को हम डिफाइन करेंगे। फेज को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, फेज इज physically distinct। Second is chemically homogeneous, and third is mechanically separable substance, तो जिस चीज में ये तीन कंडीशनें सेटिस्फाई होती हैं उसको हम फेज डिक्लेयर कर देते हैं। फिजिकली डिस्टिंक्ट मींस ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होगी वो यूनिक होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो यूनिक होंगी। केमिकली होमोजेनियस मतलब सेम केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट। फॉर एग्जांपल वाटर, अगर हम वाटर की एग्जांपल लें तो वाटर की केमिकल कंपोजिशन किसी भी दुनिया में किसी भी जगह से पानी लो, नल से लो, तालाब से लो, सी से लो, पानी का मॉलिक्यूल जो है वो एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन से मिलकर बना। इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, होमोजेनियस। ठीक है, तो ये केमिकली होमोजेनियस हो गया। और मैकेनिकली सेपरेबल सब्सटेंस मतलब हम इसे दूसरी चीजों से सेपरेट कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं फेज। फिजिकली डिस्टिंक्ट, केमिकली होमोजेनियस एंड मैकेनिकली सेपरेबल सब्सटेंस इज नोन एज फेज। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट इसी में आ जाती है फेज डायग्राम। नेक्स्ट इसी में आ जाती है फेज डायग्राम। व्हाट इज फेज डायग्राम? इट इज ए प्लॉट ऑन, इट इज ए प्लॉट मतलब ग्राफ। It is a plot on, it is a plot on temperature, composition, space, showing stability of different phases। It is a plot on temperature, composition, space, showing stability of different phases। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लिखेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम डायग्राम। इट इज ऑल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम डायग्राम। ठीक है, जनरली जो फेज डायग्राम बनती है वो बनती है टेम्परेचर, प्रेशर एंड परसेंटेज कंपोजिशन पे। जनरली जो फेज डायग्राम बनती है वो बनती है टेम्परेचर, प्रेशर एंड परसेंटेज कंपोजिशन। अब फंक्शन क्या है फेज डायग्राम के, यूजेस क्या है इसके? पहला यूज आता है इट शोज स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फेजेस। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इट आइडेंटिफाइज melting point of alloy at different compositions. It is melting point of alloy at different compositions. दिखा? हाँ जी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फेज हो गया, ये होगी हमारी फेज डायग्राम के बारे में बात। अगली चीज जो है वो है कंपोनेंट। व्हाट इज कंपोनेंट? कंपोनेंट इज कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस, कंपाउंड्स, ठीक है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स सिस्टम। कंपाउंड्स का मतलब ये नहीं है कि वो एटम के कंपाउंड्स हो गए, कंपाउंड्स की जगह हम एटम्स भी कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कंपाउंड का मतलब यहाँ पे कंपाउंड ही हो। एक सिंगल चीज जो एक यूनिक है उसको कहेंगे कंपोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ independent variables required to describe any state of the system, required to describe any state of the system। ठीक है, तो मैंने पढ़ी थी ये चीज, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ी थी ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या था? 6 माइनस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, है ना, ये फॉर्मूला हमने किया था 6 माइनस नंबर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी। किसी भी चीज की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? जो उसकी विशेषता होती है, जैसे एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम which defines the system। जैसे मटेरियल साइंस के केस में हार्डनेस जो है वो प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी जो है वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, हार्डनेस भी प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी भी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा गिब्स फेज रूल। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े क्वेश्चन आते हैं इस पे। गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल कहता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्लस नंबर ऑफ फेजेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्लस 2। ठीक है, तो एफ हमारा क्या है? एफ है हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम।
डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, P आ गया हमारा नंबर ऑफ फेजेस, C आ गया नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, और 2 is a constant, which implies that both temperature and pressure are allowed to change. Both temperature and pressure are allowed to change. F plus P is equal to C plus 2. ठीक है, F plus P is equal to C plus 2. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उतार दिया था वो। हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F is equal to C minus P plus 2. कई बार पेपर में ऐसे भी आया होता, ऑब्जेक्टिव में आता। ठीक है, F minus C, F is equal to C minus P plus 2 या F plus P is equal to C plus 2, याद रखोगे? हाँ जी। ठीक है, इसका निमोनिक्स बनाया होता था हम, जो हमारे स्टूडेंट थे ना, फतेहपाल चंडा पहिया 2। अच्छा, हाँ, फतेहपाल चंडा चाटा चंडा पहिया 2। ठीक है, F से आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, P से आ गया नंबर ऑफ फेजेस। ठीक है, और C से आ गई हमारी कंपोनेंट्स, और 2 आ गया कांस्टेंट, जो हमें ये बताता है टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चले। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फेज डायग्राम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फेज डायग्राम्स। ठीक है, तो पहली क्लासिफिकेशन आती है बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो पहला इसमें आता है वन कंपोनेंट फेज डायग्राम। वन कंपोनेंट फेज डायग्राम। अब सीधी सी बात है, अगर वन कंपोनेंट का हम इसको सिंगल कंपोनेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसको लिखते हैं यूनरी, UNARY, यूनरी फेज डायग्राम। यूनरी फेज डायग्राम। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है हमने? सबसे पहला पॉइंट लिखना है इसमें, इट हैज सिंगल कंपोनेंट। इट हैज सिंगल कंपोनेंट। सिंगल कंपोनेंट का मतलब क्या है? C इज इक्वल टू 1। C इज इक्वल टू 1। दूसरा, इट इज यूजुअली फॉर प्योर सब्सटेंसेस लाइक कार्बन। ठीक है, लाइक कार्बन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, such diagrams are plotted on pressure and temperature axis। ठीक है, डायग्राम भी बना देते हैं। इसको जोड़ लेना थोड़ा सा, ये फिर
ठीक है, अब इसका नामकरण करते हैं। यहाँ पे आ जाता है मेरा टेम्परेचर, यहाँ पे आ जाता है मेरा टेम्परेचर इस एक्सिस पे, और यहाँ पे आ जाता है प्रेशर इस एक्सिस पे, इधर P और इधर T। ठीक है, तो ये जो है, ये इस पॉइंट से जो हमने लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे प्रेशर आ जाता है 125 बार। बार इज ए यूनिट ऑफ प्रेशर, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, और ये वाला जो टेम्परेचर है इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आ जाता है हमारा 3000 केल्विन। ठीक है, एंड दिस इज अवर डायमंड। यहाँ डायमंड बनता है, यहाँ ग्रेफाइट बनता है। तो ये किसकी डायग्राम होगी? फेज डायग्राम ऑफ कार्बन। दिस इज फेज डायग्राम ऑफ कार्बन। बनाओ फेज डायग्राम ऑफ कार्बन। क्या बता रही है ये? एट 3000 केल्विन एंड प्रेशर 125 बार ग्रेफाइट इज कन्वर्टेड इनटू डायमंड। ठीक है, ग्रेफाइट इज कन्वर्टेड इनटू डायमंड। अब यहाँ पे मैंने एक चीज पूछनी है। जब मैंने फेज डायग्राम की डेफिनेशन लगाई थी तो मैंने बोला था प्रेशर, टेम्परेचर एंड परसेंटेज कंपोजिशन पे बनाते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन क्यों नहीं है? यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन क्यों नहीं ली हमने? क्योंकि इसमें जो बार सेक्शन है ज्यादा क्या है, क्या ज्यादा है? बार 125 बार हाँ। नहीं 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 नहीं, वो इसीलिए क्योंकि कार्बन एक प्योर सब्सटेंस है, और जो प्योर सब्सटेंस है उसकी कंपोजिशन हमेशा 100% ही रहेगी। उसमें कोई चीज मिक्स करेंगे तो उसकी कंपोजिशन कम होगी ना। तो जो प्योर सब्सटेंस है उसकी कंपोजिशन तो हमेशा 100% रहेगी। तो वो फैक्टर हमारा कांस्टेंट हो जाता है, वो फैक्टर हमारा कांस्टेंट हो जाता है। आई बात समझ में? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चले नेक्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाती है हमारी इसी के अंदर दूसरी क्लासिफिकेशन, बाइनरी फेज डायग्राम। बाइनरी फेज डायग्राम। अब बाइनरी फेज डायग्राम है तो एक चीज तो पहले ही क्लियर है, क्या? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होंगे इसमें? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। बाइनरी का मतलब क्या होता है? दो। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर 2। ठीक है, अब इस डायग्राम को हम क्या कहते हैं, या बाइनरी फेज सिस्टम्स को क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फस, आइसोमॉर्फस सिस्टम्स, आइसोमॉर्फस सिस्टम, आइसोमॉर्फस सिस्टम। ठीक है, ठीक है। ये आगे दो टाइप की होती है। पहली होती है टाइप 1। टाइप 1, टाइप 1 बाइनरी फेज डायग्राम, टाइप 1 बाइनरी फेज डायग्राम। ठीक है, लिखो दीज आर फॉर दोज मटेरियल्स, these are for those materials these are for those materials those materials which are completely soluble in liquid state as well as solid state. Liquid state as well as solid state. As well as solid state. ठीक है, एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट है।
कॉपर निकल फेज डायग्राम, कॉपर निकल फेज डायग्राम, कॉपर निकल फेज डायग्राम, फेज डायग्राम, कॉपर निकल फेज डायग्राम। ठीक है, अगली हेडिंग डालो कॉपर निकल फेज डायग्राम। कॉपर, ये ओ बना लेना इसको, कॉपर निकल फेज डायग्राम, कॉपर निकल फेज डायग्राम। ठीक है, इन कॉपर निकल फेज डायग्राम, in copper nickel phase diagram, both copper and nickel, in copper nickel phase diagram, both copper and nickel, both copper and nickel, both copper and nickel mixes completely, mixes completely, mixes completely at atomic level, atomic level, at atomic level, ठीक है, both in liquid as well as solid state, both in liquid as well as solid state, both in liquid as well as solid state, solid state, ठीक है, as well as solid state, ठीक है। In such phase diagrams, in such phase diagrams, in such phase diagrams, there appears a zone, known as mushy zone, MUSHY, mushy zone. This zone affects properties of the materials, ठीक है, properties of the materials, ठीक है, properties of the material लिखा? हाँ जी, हाँ लिखा ना। ठीक है, आगे लिखो नोट, NOTE, नोट में लिखो लार्जर द मशी जोन, larger the mushy zone, mushy zone, ठीक है, there will be more variation, in the properties of material, ठीक है, ठीक है, लिखा? हाँ जी,
लिखा, आगे लिखो नेक्स्ट, द लाइन विच सेपरेट्स, द लाइन विच सेपरेट्स separate the line which separates mushy zone from liquid, mushy zone from liquid is known as liquidus line, is known as liquidus line, is known as liquid liquidus line, LIQUIDUS, liquidus line, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द लाइन विच सेपरेट्स, द लाइन विच सेपरेट्स, द लाइन विच सेपरेट्स mushy zone, mushy zone mushy zone from solid region, from solid region is known as solidus line, is known as solidus line, is known as solidus, SOLIDUS, is known as solid line, LINE, solid line ठीक है ठीक है, सॉलिडस लाइन। तो ये एक डायग्राम है, इसको बना लो टेम्परेचर और कंपोजिशन पे, ठीक है, कॉपर निकल की फेज डायग्राम। ये हमारी आ गई लिक्विड रीजन, एल लिखा लिक्विड रीजन, एल का मतलब है लिक्विड और एस का मतलब है सॉलिड, ठीक है। लिक्विड से नीचे आओ तो ये एक मशी जोन आती है, ये जो आंख बनी हुई है ये मशी जोन है, ठीक है। और इसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों होते हैं, और जब इससे नीचे आ जाओ तो ये होता है सॉलिड, सॉलिड वाला, सॉलिड रीजन। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 100% कॉपर है, और यहाँ से कॉपर की परसेंटेज डिक्रीज होती है और निकल की परसेंटेज इंक्रीज होती है। और जब हम इस लाइन पे आते हैं, इस एक्सिस पे, राइट हैंड साइड वाले वाई एक्सिस पे, तो हमारे पास 100% निकल होता है और कॉपर जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, ठीक है। और ये जो नीचे दिया हुआ है, ये परसेंटेज कंपोजिशन वेट दिया निकल की, क्योंकि यहाँ पे निकल जीरो है, यहाँ से मैक्सिमम होता जा रहा है, इस साइड बढ़ रहा है, इस साइड बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो बीच में एक लाइन है, इसको हम कहते हैं, लाइनें ड्रॉ की है मैंने, इनमें से कोई एक लाइन ले लो, उसको हम कहते हैं टाई लाइन, उसको हम कहते हैं टाई लाइन, ठीक है। ये टाई लाइन से क्या होता है, हम लीवर रूल यूज करके परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं लीवर रूल यूज करके, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, हमने एक पॉइंट सेलेक्ट करना होता है रीजन में, पॉइंट सेलेक्ट किया, जैसे यहाँ पे ये फलक्रम बनाया मैंने, ये पॉइंट सेलेक्ट किया। अब इस पॉइंट से राइट हैंड साइड पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे जो सॉलिडस लाइन को काटेगी, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिक्विडस लाइन को काटेगी, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो आप परसेंटेज कंपोजिशन एक्सिस पे, जो लिक्विड से ड्रॉप करेंगे वो होगा Cl, जो पॉइंट से ड्रॉप होगा वो होगा C0, और जो सॉलिडस लाइन से ड्रॉप होगा वो होगा Cs। यहां तक क्लियर है? हाँ जी। चले नेक्स्ट, एक डायग्राम बन रहा, डायग्राम बनाओ।
बना ली डायग्राम? बस एक दूसरी थे बस 2 मिनट। हो गया। हो गया। चलिए नेक्स्ट देखो, हमारे पास ये डायग्राम बनी, तो हमने जो कंपोजिशन निकालनी है वो हमने जिस रूल से निकाली है उसको हम कहते हैं लीवर रूल। लीवर रूल। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक रफ सी डायग्राम बना रहा हूँ। लीवर रूल यहाँ पे बनाते हैं एक जल्दी से डायग्राम, छोटी। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर, इधर कितना 1453, और यहाँ था 1085। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, पॉइंट से हम लाइन ले गए यहाँ पे और एक लाइन ले गए यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेट नहीं बन रही। ये जो है ये सॉलिडस लाइन है ना, और ये है लिक्विडस लाइन। जहां सॉलिडस लाइन को काटती है वहां से नीचे ले जाओ, तो यहाँ बनता है हमारा CS, यहाँ बनता है हमारा CL, और यहाँ बनता है हमारा C0। जो C0 वाला पॉइंट है वहां पे हम एक ट्रायंगल सा बना देते हैं छोटा सा, वो हमारा हो गया लीवर। इसीलिए इस रूल को हम कहते हैं लीवर रूल। ठीक है, ठीक है। अब यहां से हमने क्या निकालना है, हमने परसेंटेज निकालनी होती है मशी जोन में कितने परसेंट सॉलिड है और कितने परसेंट लिक्विड है। तो यहाँ पे हम कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर करें पहले। सबसे पहले हमारा आता है MS। MS का मतलब होता है मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। ठीक है, और ML का मतलब होता है मास फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। मास फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड एंड मास फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। अब मास फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है P/Q फॉर्म। ठीक है, सपोज मेरे पास 10 ग्राम मटेरियल है मशी जोन में, कुछ सॉलिड है और कुछ लिक्विड है। 3 ग्राम सपोज करो सॉलिड है और 7 ग्राम हमारा है लिक्विड। ठीक है, अगर मैं आपको कहूंगा कितने फ्रैक्शन ऑफ मास सॉलिड है तो वो बनेगा 3/10। क्या मतलब हुआ? 10 में से 3 ग्राम सॉलिड के लिए। और अगर मैं कहूंगा लिक्विड कितना है तो आप कहोगे 7/10। तो ये होगी हमारी मास की फ्रैक्शन। अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? 10। मास टोटल कितना हुआ? 10। अगर MS और ML को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1। 10/10। तो इसका मतलब ये क्या है? ये परसेंटेज को बताता है। इसका मतलब मास फ्रैक्शन जो है वो हमें परसेंटेज को बताएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। ये उतार लो थोड़ा सा, फिर मैं यहीं पे आगे करवाऊंगा क्योंकि कैलकुलेशन करनी है। हाँ,
चले आगे। हाँ जी यहीं पे मिटा भी, यहीं पे लिख दूंगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हमें एक चीज पता चली क्या, ms प्लस ml इक्वल टू 1, ठीक है। और दूसरी चीज जो आती है वो आती है ms प्लस इंटू सी एस प्लस ml प्लस ml इंटू सी एल इक्वल टू सी नॉट इज इक्वल टू सी नॉट, ठीक है। ये वाली सेंटर वाली कंपोजिशन, क्योंकि इसमें Cl भी है और Cs भी है, वो कितना है वो मास फ्रैक्शन से हम देख लेंगे, ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो ms है, ms को हम ले सकते हैं 1 माइनस ml, ms को हम ले सकते हैं 1 माइनस ml, ठीक है। तो इसको हम यहां पुट कर देते हैं, क्या बनेगा 1 माइनस ml मल्टीप्लाई बाय cs प्लस ml cl इज इक्वल टू सी नॉट। तो ये बनेगा हमारा cs माइनस cs ml प्लस ml cl इज इक्वल टू सी नॉट, ठीक है। अब ये वाला जो है cs इसको सी नॉट को यहां ले आओ और ml वाली टर्म्स वहां ले जाओ, तो ये बनेगा cs माइनस सी नॉट इज इक्वल टू, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, क्या बनेगा mlcs माइनस mlcl, रिवर्स करके लिख दें अगर हम, mlcs माइनस mlcl इज इक्वल टू cs माइनस सी नॉट, ml कॉमन ले लो, क्या बनेगा cs माइनस cl इज इक्वल टू cs माइनस सी नॉट। तो यहां से हमारी ml की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी cs माइनस सी नॉट अपॉन cs माइनस cl। दिस इज अवर मास फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, ठीक है। मास फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, cs माइनस सी नॉट, इनको माइनस किया, और यहां सी नॉट cs माइनस cl। यहां तक क्लियर है? हाँ जी, उतार दिया ये वाला, ठीक है। अब हमें यहीं पे निकालनी है मास फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। मास फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड क्या थी 1 माइनस ml, 1 माइनस cs माइनस सी नॉट अपॉन cs माइनस cl, एलसीएम ले लो दोनों का, क्या बनेगा cs माइनस cl, ठीक है। और यहाँ पे cs माइनस cl माइनस cs प्लस सी नॉट, ठीक है। cs और cs कैंसल, प्लस और माइनस कैंसल। नेक्स्ट पेज पे चले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो हमारा मास फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड क्या बन जाएगा सी नॉट माइनस सी एल अपॉन सी एस माइनस सी एल। तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए मास फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड और मास फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड के, सी एस माइनस सी नॉट अपॉन सी एस माइनस सी एल, सी एस माइनस सी नॉट अपॉन सी एस माइनस सी एल। अब हमारे पास ये दो फॉर्मूले आ गए। अब देखो पेपर में आएगा तो फॉर्मूला याद रहे ना रहे, क्वेश्चन निकलना चाहिए।
ठीक है। ठीक है जी, मुद्दा है ये। कहाँ गया? तो ये हमने ये बना दिया और एक बना दिया ये, और यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, वो है ये। ठीक है जी, ये हमारी आ गई टाई लाइन। ये वाली जो लाइन आ गई ये हमारी आ गई टाई लाइन। ठीक है, ये आ गया हमारा C0, ये आ गया हमारा CS और ये आ गया हमारा CL। यहाँ आएगा मास फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड और यहाँ आएगा मास फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। अब देखो, पहले हमने निकालना है, सॉरी यहाँ पे आएगा लिक्विड, यहाँ पे आएगा सॉलिड, उल्टा हो गया। पहले हमने निकालना है मास फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड और मास फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। देखो, मास फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड और मास फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे एक्सट्रीम एंड है, डिनोमिनेटर है, उनको माइनस करके नीचे लिख लेना है। क्या लिखना है? CS माइनस CL, CS माइनस CL। क्लियर है? ठीक है। अब अगर हमें निकालना है लिक्विड का तो ये माइनस करेंगे, अगर निकालना है सॉलिड का तो ये माइनस करेंगे। लिक्विड का निकालना है तो क्या लिखेंगे ऊपर? CS माइनस C0। सॉलिड का निकालना है तो क्या बनेगा? C0 माइनस CL। बन गया फॉर्मूला। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, छोड़ के ऑपोजिट। अगर हम इसको थोड़ा और समझे, टेक्निकली और समझे, तो ये हमारे पास एक सैंपल था मशीन जोन में। तो अब अगर मुझे कोई बोलेगा इसमें से लिक्विड निकाल लो, इसमें से लिक्विड निकाल लो, कुछ सॉलिड है कुछ लिक्विड है, ये टोटल है, टोटल में से लिक्विड बताओ मुझे क्या है, तो मैं क्या करूंगा? टोटल में से सॉलिड माइनस कर दूंगा, है ना? तो वही तो किया मैंने, टोटल में से सॉलिड माइनस कर दिया और CS माइनस CL वो फ्रैक्शन का आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई बोलेगा सॉलिड निकालो तो क्या करेंगे हम? टोटल में से लिक्विड निकाल देंगे। टोटल से, हाँ, तो वही फॉर्मूला है, वही हमने लिखा। ठीक है, जब ये वाली साइड का निकालना है तो ये वाले माइनस करने हैं, ये वाले, ठीक है, इनको माइनस करना है। और CS हमें पता है, हम ग्राफ ऐसे बना रहे थे, यहाँ 0 था, यहाँ 100% था, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? CS, फिर C0, फिर CL, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो CS में से C0 निकालेंगे, ना कि C0 से CS। ठीक है, और ऐसे ही MS में C0 माइनस CL करेंगे, ना कि CL माइनस C0। तो जब ये निकालेंगे तो ये और ये माइनस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, चलो ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर। माइक्रोस्ट्रक्चर के बाद आता है हमारा कोरिंग और मिसिबिलिटी गैप। उसके बाद आता है बाइनरी फेज डायग्राम टाइप 2, और उसके बाद टाइप 3, उसके बाद कूलिंग कर्व ऑफ आयरन, और फिर आयरन कार्बन। हाँ, ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं।